नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव साझा करने आया हूं एंड दिस इज द सीरियस मैटर ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। मुद्दा मूवी की हो रही है, लेकिन यह मूवी तक ही सीमित नहीं है। यह मुद्दा पूरे इंडियन हिस्टोग्राफी की है, भारतीय इतिहास लेखन की है। आप मेरे इस वीडियो के टाइटल को पढ़िए कि बॉर्डर 2 ने बदला इतिहास का नैरेटिव। मैंने टाइटल क्यों दिया? काफी सोच समझ के दिया। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों में बहुतों ने बॉर्डर 1 देखा होगा, संभव है कि बॉर्डर 2 भी देखा होगा। इस मूवी का अनुराग सिंह डायरेक्टर है और इस मूवी में 1971 की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। मैं अभी बस काफी, चूंकि एक हिस्टोरिकल इवेंट है इंडिया का, तो मैं भी समय निकाल कर इस मूवी को देखने गया। तो ये लंबी मूवी थी। इस मूवी से मुझे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि बॉर्डर 1 कुल मिलाकर अच्छी ही थी और उसमें बॉर्डर 1 को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के सिचुएशंस को आइडियलाइज किया जा रहा है। लेकिन जब आप बॉर्डर 2 मूवी देखेंगे तो आपको वहां पर जो कुछ चीजें जो आपने नोटिस किया होगा, उसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअली एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। होता क्या है कि जब हम हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं तो हिस्ट्री राइटिंग सीरियस हिस्टोरियंस करते हैं, और जो स्कॉलर्स में फैशन रहा है, जिसको आप प्रोफेशनल हिस्टोग्राफी या जिसको आप यह कहें कि गंभीर इतिहास लेखन, वो धीरे धीरे एकेडमिक वर्ल्ड में सिमटता जा रहा है। उसको हिस्टोरियन या इस हिस्ट्री के सीरियस स्टूडेंट्स उसको पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हिस्ट्री में एक पैरेलल हिस्ट्री होती है, जिसको पॉपुलर हिस्ट्री बोलते हैं। उसको इतिहास लेखन से कोई लेना देना नहीं रहता। उसमें इतिहास में मिथक की मिलावट होती है। उसमें इतिहास होता है, परंतु इतिहास के साथ कहानियां भी जुड़ी होती हैं और वह अपने आप में इतिहास को गढ़ लेता है। रह गई इतिहास की बुक की बात, बहुत कम लोगों की पहुंच होती है। लेकिन जब इतिहास राजनीतिक नेताओं के भाषण से, जनसभाओं से और मूवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो कॉमन पीपल उस तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन वह वास्तविक इतिहास नहीं होता है और वहीं से भ्रांतियां आरंभ होती हैं कि क्या एक्चुअल हिस्ट्री है और क्या नैरेटिव लोगों में फैलाया जा रहा है। मैं स्टूडेंट्स 1971 के इस वॉर के बैकग्राउंड को जो मैंने बॉर्डर 2 में देखा, तो मुझे निराशा इस बात से हुई कि पूरे मूवी का जो सिनेरियो था वो ऐसा दिखाया गया था जैसे आर्मी ने पर्सनल वैलर से, अपने व्यक्तिगत साहस से, हिम्मत से एंड सैक्रिफाइस से इस वॉर को जीता है। आर्मी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। आर्मी के सैक्रिफाइस का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जितना एडवर्स कंडीशन में बैटल फील्ड में वो फाइट करते हैं, वो सराहनीय है, वंदनीय है और हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन जिस पर्पस और जिस तरीके से उसे दिखाया गया था, उसके पीछे जो छिपी हुई पॉलिटिक्स है, उसको कॉमन ऑडियंस नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, जो हमारा जेएनजी है वो 1971 के वॉर के टाइम में नहीं था। तो उन्होंने 1971 के वॉर के बारे में, अगर उन्होंने कोई सीरियस बुक या सीरियस हिस्टोरिकल बुक नहीं पढ़ी होगी, तो उनके जानने का माध्यम इसी तरह की मूवी होगी या फिर राजनीतिक जनसभा होगा। वो नैरेटिव होगा जो फैलाया जा रहा है कि भाई इंडिया वॉर तो जीता परंतु पीस को हार गया। खैर एनीवे, वो सब तो एक अलग चीज है, वो आज हमारे विचार का विषय नहीं है। रह गई वॉर की बात। इस वॉर को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आर्मी के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था,
पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थी, इंडियन आर्मी बिल्कुल से डिप्राइव्ड थी, उसके पास कुछ मिनिमम वेपन्स थे। और जब सनी देओल चीख कर कहता है कि युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध यहां जीता जाता है, दिल की तरफ इशारा करता है, तो लगता है कि पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट बस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक सिमट कर रह गई। अब थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। 1971 के वॉर में आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। जनरल मानक शाह के प्रतिभा को भी हम दाद देते हैं, जिसको इस मूवी में एक बार भी सामने नहीं लाया गया, क्योंकि वो जनरल मानक शाह कहीं ना कहीं उस सरकार से जुड़ी हुई थी जिस सरकार को यहां दिखाया, जो डायरेक्टर है वो दिखाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात है कि पूरी मूवी में एक जगह इंदिरा गांधी की थरथराती हुई, कपकपाती हुई, थोड़ी बहुत लाचार सी आवाज दिखी, जिसमें कह रही है कि अब इंडिया को युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें जितना बड़ा रोल आर्मी का है, उतना ही बड़ा रोल पॉलिटिकल लीडरशिप का है। बहुत एडवर्स कंडीशन था इंडिया का। 1965 के वॉर में, 1962 के वॉर में चाइना ने इंडिया को जिस तरह से डिस्ग्रेस किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरियर की समाप्ति हो गई थी और लाइफ का भी अंत हो गया था। इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिस्ग्रेस था वो। और 1965 के वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान पर दबदबा तो जरूर बना लिया था, मतलब एक तरह से पाकिस्तान, इंडिया कहूंगे, इंडिया पाकिस्तान पर 20 पड़ा था। अगर पाकिस्तान 19 रहा था तो डेफिनेटली इंडिया वाज गोइंग टू बी स्लाइटली हेवी ऑन पाकिस्तान। लेकिन वो क्लियर कट विक्ट्री नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली जब यहां से लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए, तो ताशकंद में एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री के साथ चीटिंग हुई। और उस समय रूस का भी, सोवियत रूस का भी रोल थोड़ा ड्यूबियस रहा। कोर्सिगिन प्राइम मिनिस्टर ने ढंग से इंडिया का साथ नहीं दिया, बल्कि कोर्सिगिन के दबाव में ही इंडिया को ताशकंद समझौते में वो कुछ प्रमुख दर्रे छोड़ देने पड़े, जिसमें उरी और कारगिल के दर्रे भी थे, जिन दर्रों के माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठिए हिंदुस्तान में आते थे। शायद इस बात का गहरा सदमा लगा था लाल बहादुर शास्त्री को, और फिर ताशकंद से उनका पार्थिव शरीर यानी डेड बॉडी ही इंडिया आया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर ताशकंद समझौते में हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो इंडिया का बहुत क्लियर कट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नहीं था, और पाकिस्तान डेफिनेटली अमेरिका का कोल्ड वॉर पार्टनर था, तो अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सिर पर हमेशा होता। लेकिन 1971 की जो परिस्थितियां में इंदिरा गांधी ने जो अपनी कुशलता दिखाई, और जो समय का अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है, उसको अगर छोड़ दिया जाए इस मूवी में तो मूवी अधूरी है। और मैं समझता हूं कि जो फॉरगेटफुलनेस है, चीजों को भुला देने जैसी चीज है, यह भी इतिहास को बदलने जैसा अपराध है, इतिहास को परिवर्तित करने जैसी गलती है। वो परिस्थितियां हम, हालांकि मैं भी उस समय जब 71 का वॉर हुआ था, उस समय 5 to 6 इयर्स का मैं था, मेरी मेमोरी में भी ये चीज नहीं है, और खास के कॉम्प्लिकेशंस तो मैं समझ नहीं सकता था। बच्चे थे, देखते थे एयरक्राफ्ट जा रहा है आसमान से, बड़े बुजुर्ग समझाते थे कि जब एयरक्राफ्ट चले तो जमीन पर सो जाना चाहिए और मुंह को ढकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बॉम्ब भी गिराया जाता है कई बार एंटी पार्टी से। तो हम लोगों के लिए एक तरह से एक दहशत भी थी, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा बचपना का माइंड था। सुनता था घर में जब पिताजी वगैरह बात करते रहते थे आपस में इस वॉर के बारे में, कोई समीक्षा, तो बहुत जिज्ञासा से सुनता था, बहुत कुछ समझ तो नहीं पाता था पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस को। लेकिन आगे जाकर जब मैं उसको पढ़ा, या फिर कहानी अपने पिताजी से भी सुना और भी लोगों से सुना, और खास के जो बुक्स में सीरियस बुक्स पढ़े, श्रीनाथ राघवन को पढ़ा, बिपिन चंद्रा को पढ़ा, बहुत सारे सोर्सेस को पढ़े, तो इसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने आई।
उस समय मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी जिस समय बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान तब हुआ करता था, मुजीबुर रहमान अवामी लीग थी, आज बांग्लादेश हमें भुला दिया है, उस दर्द को भूल गया है जो पाकिस्तान ने उसे दिया था। जब पाकिस्तान का पहला इलेक्शन हुआ 1970 में, यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि 9 वर्षों के संविधान बनने में लगे थे और इंडिया में जब 4 इलेक्शंस हो चुके थे तो पाकिस्तान में पहला इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में भी ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान जीत गए थे और उनको प्राइम मिनिस्टर का पद मिलना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो पंजाबियों का दबदबा था उसने मना कर दिया, बोला कि मैं तुम्हें पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पद नहीं दूंगा। उल्टा मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ईस्ट पाकिस्तान में उग्र दमन का दौर शुरू हुआ। वहीं से कहानी शुरू हुई। इंडिया में बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज का आगमन होने लगा। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थी आने लगे कि इंडिया को संभालना मुश्किल हो गया। विशेषकर जब मार्च में याहिया खान ने जब ऑपरेशन सर्चलाइट जब शुरू किया 26 मार्च से, और जब ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज का दौर शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1971 को पहले पार्लियामेंट को संबोधित करके पार्लियामेंट के पार्टियों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि वहां क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क तो आपको यही दिखता है कि आज पॉलिटिकल पार्टी, आज देखिए गलत ही सही या व्हाट इज द ट्रूथ वी डोंट नो, एक अनपब्लिश्ड बुक को लेकर इतना सारा विवाद हो रहा है और राहुल गांधी इस तरह का चार्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चूक तो ये होती है कि भाई जब इतनी बड़ी बात होती है तो अपार्ट फ्रॉम, ठीक है डिफेंस का इशू है, सेंसिटिव इशू है, हर चीज शेयर नहीं किया जा सकता, सीक्रेट डिफेंस को बहुत सीक्रेट पॉलिसी नहीं शेयर की जा सकती पार्लियामेंट में, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स पार्लियामेंट को मिलना चाहिए, इससे इस तरह की गलतफहमी नहीं होती। अब ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल पार्टी से वार्ता की, कहा कि इस तरह से इस पाकिस्तान में इस तरह की बात हो गई है और इंडिया के लिए एक मुश्किल की स्थिति और इंडिया को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि याहिया खान ने एक चाल चल दी। जब उसने ऑपरेशन सर्चलाइट वहां शुरू किया इस पाकिस्तान में, तो जानबूझ के उसने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू किया और शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या हिंदुओं की आ रही, रिफ्यूजीज की। अब इंदिरा गांधी को लगा, उस समय भी अब जानते हैं कि बीजेपी एक पार्टी थी जो कहीं ना कहीं हिंदू वाले कॉज से जुड़ी हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बीजेपी के लीडर थे। तो इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर पर इस बात का रिक्वेस्ट किया, वैसे पार्लियामेंट के अन्य पार्टीज को भी उसने रिक्वेस्ट किया कि देखिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, प्लीज इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी को उसने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि सर आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए, मतलब अटल जी आपका कोऑपरेशन आप मुझे चाहिए, हमें चाहिए अभी, क्योंकि अभी इस हिंदू मुस्लिम के उस विभाजन वाली चीज को ना उठाया जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र हित को हमेशा ऊपर रखा और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को इस मुद्दे पर अच्छे खासे साथ। फिर अब रिफ्यूजीज आ रही है। अब ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज था कि इंडिया को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। कई विकल्प थे। एक यह था कि जो RN काओ, जो इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ, रॉ के चीफ इंदिरा गांधी को सजेस्ट कर रहे थे कि सबसे बेहतर है मैडम, सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि आप ऐसा करें कि हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से वॉर नहीं करते हैं, न डायरेक्ट बांग्लादेश को मिलिट्री सपोर्ट नहीं देते हैं, बल्कि बांग्लादेश का जो एक संगठन है मुक्ति वाहिनी, जो उसकी स्वतंत्रता के लिए काम कर रही है, स्वतंत्रता की मांग कर रही है, उसको इंडिया में प्रशिक्षण देकर और खड़ा करते हैं और गुरिल्ला टैक्टिक्स से इंडिया के सपोर्ट से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को वॉर करवा देते हैं। 5-6 वर्षों तक वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान इंगेज करके रखेगा, पाकिस्तान की सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। वो ये मानना था RN काओ का।
जो इंटेलिजेंस के चीफ थे। इंदिरा गांधी को ये बात भी दीगर मतलब एक ज्यादा कन्विंसिंग लग रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर इंदिरा गांधी को यह लग रहा था कि अगर हम इंटरवीन करते ईस्ट पाकिस्तान में और उसके मुद्दे को उठाते हैं और उसके स्वतंत्रता के मुद्दे को सपोर्ट करके अगर हम कोई वॉर करते हैं तो पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी हमारे खिलाफ हो जाएगी और भारत की इमेज को बहुत धक्का लगेगा। और वो फूक फूक के कदम उठाना चाहती थी, क्योंकि उनके पिता का कैरियर चाइनीज वॉर में को लेकर समाप्त हुआ था। इसलिए उसने 2-3 चीजें की। सबसे पहले उसने यह सोचा कि चलो मुक्ति वाहिनी को समर्थन करते हैं। पाकिस्तान से कुछ अवामी लीग के लीडर्स किसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान से मिलिट्री दमन से बच के निकल के इंडिया में आए। उन्होंने यहां पर अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। इंदिरा गांधी ने अनुमति दे दी, लेकिन सरकार को मान्यता नहीं थी। फिर इंदिरा गांधी ने अपने, चूंकि उस समय नेशन का कॉन्साइंस थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बार बार इंदिरा गांधी पर दबाव डाल रहे थे कि मैडम आप चुप बैठी हुई है, ये चुप बैठने की घड़ी नहीं है, इंडिया को एक्टिव होकर ईस्ट पाकिस्तान को समर्थन करना चाहिए और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। इंदिरा गांधी फिर भी हिचक रही थी। बाद में इंदिरा गांधी ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने कहा कि पहले ऐसा करते हैं, पहले पब्लिक ओपिनियन वर्ल्ड में हम तैयार करते हैं, क्योंकि देखते देखते इंडिया में 100 मिलियन 100 मिलियन यानी 10 रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए। अब इतने रिफ्यूजीज को इंडिया बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था। वॉर करना, इस रिफ्यूजीज को झेलना ज्यादा इंडिया के लिए बर्डनसम था अपेक्षाकृत वॉर करने के। इंदिरा गांधी ने कहा कि पहले हम इंटरनेशनल सिचुएशन को अपने फेवर में करते हैं। उसने हर जगह इंडिया के एम्बेसडर दूत को भेजना शुरू किया और जयप्रकाश नारायण से भी कहा गया कि आप कुछ कंट्री को विजिट करिए और व्यक्तिगत तौर पर इंप्रेस करके सिचुएशन को बताइए किस तरह से इस पाकिस्तान में पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में इतना ही नहीं, बल्कि खुली हर तरह की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। देखते ही लोगों को गोली मार दी जाती थी। तो जिस तरह का एट्रोसिटीज हो रहा था वहां, वो बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही थी, उस रिफ्यूजी के भार से इंडिया दबा जा रहा था। ह्यूमैनिटेरियन आधार पर इंडिया अपने बॉर्डर को सील नहीं कर सकता था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भी भेजा। जयप्रकाश नारायण भी कई देशों में गए। अब सारे देश इंडिया से सिंपैथी तो दर्शा रहे, लेकिन खुलकर कोई याहिया खान का विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के हुंटा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तान के हुंटा पर उनका लिवरेज भी नहीं था कि रोक सकते थे। अगर एक देश रोक सकता था जिसको पाकिस्तान में लिवरेज था, वो था यूएसए। लेकिन यूएसए में उस समय किस तरह की खिचड़ी पक रही थी वो मैं आपको बता दूं। उसी समय हेनरी किसिंगर का डिप्लोमेसी दांव हेनरी किसिंगर खेल रहे थे। हेनरी किसिंगर एक यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी और बहुत ही सधा हुआ डिप्लोमेट माना जाता है। तो हेनरी किसिंगर निक्सन और चाइना के बीच मध्यस्थता की बात सोच रहा था। उसका मानना था कि अगर सोवियत रसिया को शीत युद्ध में हराना है तो चूंकि चीन और सोवियत रूस के बीच एक तरह का, आप कह सकते हो तो दोनों के बीच डिफरेंसेस हो गया था, मनमुटाव हो गया था। तो अब उसने सोचा हेनरी किसिंगर ने कि यही सबसे अच्छा दांव है उसका फायदा उठाने का। सोवियत रशिया को अलग थलग कर दो और बिल्कुल से सोवियत रशिया को डिफीट कर दो और चाइना को अपने कैंप में ले आओ। अब इसमें मध्यस्थ की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था पाकिस्तान जनरल याहिया खान। जुलाई में मीटिंग फिक्स हुई थी निक्सन और उसकी, चाइनीज हेड माओ सेतुंग की, और उसमें याहिया खान एक पाइवटल रोल प्ले कर रहा था। तो यूएसए याहिया खान से इतना ऑबलाइज था कि याहिया खान को किसी स्थिति में ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। और इंडिया देख रहा था कोई भी कंट्री, अब इंडिया देख रहा है कि अरे तो एक त्रिगुट बन गया। और वह त्रिगुट है यूएसए, पाकिस्तान और चाइना। चाइना भी इंडिया का शत्रु
अब देखो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में ये त्रिगुट इंडिया के लिए कितना बड़ा घातक था। इस त्रिगुट को मिलने के बाद इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में कोई तरह का लिवरेज नहीं ले सकता था। इंडिया ने उसके जवाब में, क्योंकि 1969 में एक बार सोवियत रशिया के साथ इंडिया की ट्रीटी की बात हुई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था। उस फाइल पर धूल जमा हुआ था। उस धूल जमे हुए फाइल को फिर निकाला गया और सोवियत रूस के साथ फिर एक बार गर्मजोशी से वार्ता शुरू की गई और अंत में इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस के साथ 1971 में, अगस्त 1971 में उसने सोवियत भारत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। शांति, संधि और सहयोग की मित्रता 20 वर्षों के लिए की गई। वो कोई खुला मिलिट्री पैक्ट नहीं था, लेकिन एक छिपा हुआ इशारा वही था। अगर भविष्य में दोनों पक्षों में से किसी के अगर सुरक्षा को खतरा होता है तो दूसरा पक्ष उसकी सुरक्षा पर हर संभव संवेदनशीलता दिखाएगा और उस सुरक्षा को कम करने में उसकी हर संभव सहायता करे। तो अब बताइए, ये तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक भारत आज यह ट्रीटी कर रहा था रूस के साथ, तो भारत, सोवियत रूस के साथ, तो भारत कभी गुटनिरपेक्षता की नीति को अव्यवहारिक तौर पर कहां देखा। बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच इंडिया का था। आज हम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, उस संकट की घड़ी में, उस त्रिगुट के अगेंस्ट में अगर सोवियत रूस खड़ा नहीं होता तो 1971 में भारत का क्या होता और क्या भारत ये जंग जीत सकता था, और इसमें कितनी बड़ी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप की भूमिका थी। आज गौर करके देखिए, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर लड़े, पूरी दुनिया में पहली बार अकेलापन का एहसास हुआ। यूरोप किनारे हो गया, यूएसए तो किनारे ऑलरेडी था, उससे तो हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। कम से कम यूरोप एक पहलगांव में कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया इनोसेंट पीपल को, जिस तरह से मारा गया, और वैसी स्थिति में पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोलने वाला दुनिया में एक भी देश खुलकर नहीं आया। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान के कुछ सहयोगी देश खड़े हो गए, तुर्की, अजरबैजान, बट इंडिया वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड। उस समय सोवियत रशिया अगर इंडिया के साथ खड़ा नहीं होता तो बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया फतह नहीं कर पाता, क्योंकि यूएनओ का ही हस्तक्षेप हो जाता। और यूएनओ का हस्तक्षेप होने का मतलब था कि सीज फायर इंडिया को करना पड़ता। 11 दिन का जो ऑपरेशन चला वो 5 डेज में ही खत्म करना पड़ता और ईस्ट पाकिस्तान को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तान का पार्ट बना रह जाता। लेकिन थैंक्स टू वीटो पावर ऑफ सोवियत रशिया, कि उस सोवियत रशिया के वीटो पावर से जब जिस समय अमेरिका ने 2 बार वो प्रपोजल लाया यूएनओ में और दोनों बार यूएसएसआर ने, सोवियत रशिया ने उसको वीटो कर दिया, फिर इंडिया को सफलता। समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप के डिप्लोमेसी की यहां पर कितनी बड़ी जीत थी। लेकिन हां, मैं एक बात आपको बताऊं कि सोवियत रशिया के साथ दोस्ती के बाद भी कोई दिस वाज नॉट द केक वॉक, क्योंकि सोवियत रशिया के भी अपने कैलकुलेशन थे। वो एक सीमा तक ही हमें सहायता करने के लिए तैयार था, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सोवियत रूस चाहता था कि इंडिया इंटरवेन ना करे, सोवियत रूस चाहता था इंडिया पाकिस्तान का वॉर ना हो, सोवियत रूस यह चाहता था कि पाकिस्तान विभाजित ना हो, क्योंकि उसकी दुश्मनी चाइना से थी, उसकी वैमनस्यता। वो सोच रहा था अगर पाकिस्तान 2 भाग में हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बन जाएगा, इससे चीन को फायदा हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने सोवियत रशिया की यात्रा करके ब्रेजनेव को व्यक्तिगत तौर पर कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेजनेव ने इसे कहा कि आप, ऐसा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान की जो सरकार बनी है उसको मान्यता अभी आप मत दीजिए और वॉर को जहां तक संभव हो सके टालिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी, तो फिर उसने कहा कि आप याहिया खान से वार्ता करिए, तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं फिर हिंदुस्तान नहीं जा पाऊंगी। तो मतलब बहुत सवाल जवाब हुआ और इंदिरा गांधी ने एक तरह से सोवियत रशिया को बहुत ढंग से मिलाने और समझाने की कोशिश की। उसने अमेरिका में भी निक्सन से और हेनरी किसिंगर से ही वार्ता की, लेकिन निक्सन और हेनरी किसिंगर दोनों का तो इरादा बिल्कुल गलत ये था, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रति ब्लाइंड थे। हेनरी किसिंगर ने
तो इंदिरा गांधी के लिए शब्द निकाले, बीच शब्द, बीच, सी इज अ बीच, और हेनरी किसिंगर ने कहा इंडियंस आर बास्टर्ड्स। ये दोनों का रिएक्शन था। और निक्सन ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को अंडर एस्टिमेट किया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। उसने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मैडम अब युद्ध करने का साहस नहीं करेगी। और इंदिरा गांधी यहां से लौटी, वो प्रतीक्षा दो बातों की कर रही थी। एक तो मानसून के टाइम में हमको इस पाकिस्तान में युद्ध नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बारिश होती है मानसून में, और जितने भी रिवुलेट्स है, रिवर्स है, सभी भर जाते हैं, क्षेत्र दलदली हो जाता है, इंडियन आर्मी को जाने में परेशानी हो जाएगी और उसमें हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कि मानसून के टाइम में जो जितना भी हिमालय का जो जितने भी उसके दर्रे हैं सब खुले रहेंगे और चीन भी पाकिस्तान के पक्ष में अपने आर्मी भेज सकती है। और अगर मौसम कोल्ड हो तो इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन, क्योंकि मौसम जब कोल्ड होगा तो सारे दर्रे नवंबर तक भर जाएंगे हिमालय के, और तब चाइनीज आर्मी उधर से मूव नहीं कर पाएगी। इंडिया के लिए बेटर सिचुएशन होगा ईस्ट पाकिस्तान में। तो जब उसने अमेरिका से निराश भी हुई 28 नवंबर को, उसको इंटेलिजेंस और आर्मी ने खबर सुनाई, अब इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड। इस पाकिस्तान में इंडियन आर्मी कॉन्फिडेंट है कि हम अब घुटने टिकवा सकते हैं उस पाकिस्तान को। तो इंदिरा गांधी भी तैयार हुई। अब कहा कि अब वॉर के बिना कोई विकल्प नहीं है। सोवियत रशिया बहुत खुलकर तो इस मुद्दे पर इंडिया को गर्माहट के साथ नहीं समझौता कर पा रहा था, लेकिन मजबूर था कम से कम। ये खुला सपोर्ट ये नहीं, इंडिया को ये नहीं आश्वासन दे रहा था कि आप वॉर करिए, लेकिन हाँ यह भी था कि अब सोवियत रशिया कम से कम इंडिया पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा था, और यूएसए को भरोसा हो चला था इंडिया नहीं करेगा। उसी समय 28 नवंबर को इंडिया ने डिसाइड किया कि हम वॉर करेंगे और ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलवाएंगे। 4 दिसंबर का डेट फिक्स हुआ कि 4 दिसंबर हमारे लिए माकूल समय है और तभी हमला किया जाएगा पाकिस्तान पर। लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान ये मौका पाकिस्तान ने खुद दे दिया। 3 दिसंबर को उधर से प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया याहिया खान ने कि हम अटैक करते हमारा पल्ला भारी होगा। और उसने वेस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट इधर था, उधर वेस्टर्न पार्ट से इंडिया पर अटैक किया और इसमें 8 एयर रेड्स किए इंपॉर्टेंट सेंटर्स पर। जितनी 36 मूवी में आपको दिखाई गई वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन पहले ही से ही जो मिस्टर RN काउ थे वो इन्फॉर्म हो चुका था राव की ओर से इंडियन गवर्नमेंट को, आप जितने भी एयरक्राफ्ट है इंपॉर्टेंट उस सबको अंडरग्राउंड करिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी समय अटैक कर सकता है। और इंडिया ने अपने मेन एयरक्राफ्ट को अंडरग्राउंड कर रखा था, तो इंडिया में वैसी कोई क्षति या कैजुअलिटीज नहीं हुई जो इस मूवी में दिखाई गई है। और फिर इंडिया ने 4 दिसंबर को वॉर की घोषणा की, और घोषणा करने के बाद अब इंडिया के पास टाइम कम है। इंडिया ने स्ट्रेटेजी बनाई कि वेस्ट में हम रोकेंगे पाकिस्तान को और ईस्ट में तेजी से उसको घुटने टेकवाएंगे। 11 दिन लगे जनक मानक शाह तो एक बार प्रोग्रेस करना शुरू किया, एक पर एक शहर इतनी तेजी से इंडियन आर्मी बढ़ी पाकिस्तान की तरफ, मुक्ति वाहिनी भी उसके साथ थी। अमेरिका नर्वस हो रहा था, यूएनओ में प्रपोजल ला रहा था, सोवियत रशिया वीटो कर रहा था। अब अमेरिका को जो कुछ नहीं सुझा तो उसने तुरंत, निक्सन ने अपने 7वें फ्लीट, अमेरिका का एक 7वां जहाजी बेड़ा माना जाता है, उसमें उसका एक एयरक्राफ्ट, एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर था USS इंटरप्राइज, उसको उसने बे ऑफ बंगाल में भेजा कि जब USS इंटरप्राइज जब बे ऑफ बंगाल में जब मूव करेगा तो इंडिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और इंडिया ढाका को फतह नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस समय वो एयरक्राफ्ट बंगाल की खाड़ी में आया तो थोड़ी चिंता की बात इंडिया के लिए थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने जनरल मानक शाह से वार्ता करके कहा कि इस ऑपरेशन को जितनी जल्दी हो उतनी खत्म करिए। और 13 दिसंबर को इंडियन आर्मी ढाका में घुस गई और 60 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ढाका में समर्पण किए। और उस समय की जो इंडियन कमांडर है, मिलिट्री कमांडर जगजीत सिंह अरोरा, GS अरोरा, उन्होंने उनसे साइन करवा के लिया सरेंडर। यह पहला एग्जाम्पल है कि कोई आर्मी सरेंडर साइन करके दी
93,000 सोल्जर्स। और इंडिया के लिए ग्लोरियस मोमेंट था। उस समय एक स्विट्जरलैंड से कोई क्रू आई थी, जो मीडिया क्रू थी, उसको इंदिरा गांधी उससे वार्ता कर रही थी। तभी जनरल मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को खबर किया ईस्ट पाकिस्तान में फतह हो चुका है और पाकिस्तानी आर्मी 93,000 सोल्जर्स वहां सरेंडर कर चुकी है। इंदिरा गांधी तुरंत यहां से पार्लियामेंट गई और पार्लियामेंट में जाके उसने शुभ सूचना दी कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि नाउ इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता का समय है, क्योंकि पाकिस्तान के सोल्जर्स ने ईस्ट पाकिस्तान में समर्पण कर दिया है। अब ढाका एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पूरे पाकिस्तान में ध्वनि मत से इस घोषणा का स्वागत हुआ और उस समय पूरे देश में इंदिरा गांधी एक डिवाइन कैरेक्टर बन गई। उसकी तुलना शक्ति और दुर्गा से की जाने लगी, उसकी इमेजरी बनने लगी, आसमान पर उसकी प्रतिष्ठा पहुंच गई। और द इकोनॉमिस्ट जैसा वेस्ट का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल ने अपने इंदिरा गांधी के लिए फोटो समेत जब उसका एक आर्टिकल निकाला, उसमें उसने दिया इम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्य। तो ये इतना ग्लोरियस मोमेंट है इंडिया के लिए। 93,000 सोल्जर्स का समर्पण पर हस्ताक्षर करके देना, सदा के लिए पाकिस्तान की हैसियत छोटी हो गई। पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान निकल गया पाकिस्तान के हाथों से। और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इतना ग्लोरियस मोमेंट है। इस सारे कारनामों को मूवी में दबा दिया गया, भुला दिया गया और केवल आर्मी को स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया, वो भी एक रेचिड कंडीशन में कि जिसके पास प्रॉपर वेपन्स भी सरकार ने नहीं दिया है। क्या इतिहास का बदलना नहीं? Is it not the change of the narrative of history? पॉपुलर सिनेमा, राजनीतिक जलसे के माध्यम से ये पिछले 7 दशकों के इतिहास को आप कैसे बदल देंगे? ये इतिहास सिर्फ पॉपुलर हिस्ट्री नहीं होती, एक सीरियस हिस्ट्री होती है। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स भी अपने मायने रखते हैं, लेकिन इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स को भी पब्लिक में जाना चाहिए। उनको भी सच्चा इतिहास बताना चाहिए लोगों का कि सच्चा इतिहास क्या है। नहीं तो जो जेनजी है वो असली इतिहास तक पहुंच नहीं पाएगी और वह कल्पना और इतिहास के बीच के अंतर को महसूस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ऑडियंस, मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा अनुभव आपसे साझा करूं, क्योंकि मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं वही देख रहा था कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।